the recorded class. या चलिए, थैंक यू सो मच। Okay. तो हम लोगों ने मैरिज पर बात शुरू की थी और देखा था कि मैरिज एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, और ये भी देखा था कि जो मैरिज के लिए हमें हाउसेस कंसिडर करने पड़ते हैं, दे आर बेसिकली फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस एंड 12th हाउसेस। और मैरिज के कारक भी हम लोगों ने सिग्निफिकेटर आल्सो वी सॉ कि Jupiter is the significator of marriage for female and Venus is the significator of marriage for the male actually, and significator of sex for female is Mars and for male it is Venus. और इसके अलावा we also saw that जो ज्योतिष में प्रिंसिपल है कि कारक भाव का नाश करता है, कारक नाशयंती भाव है, जो कि हर किताब में लिखा हुआ है, वो एटलीस्ट 7th हाउस के लिए, हाउस ऑफ मैरिज के लिए 100% एप्लीकेबल है। जिस फीमेल का जुपिटर 7th हाउस में होगा या जिस मेल का वीनस 7th हाउस में होगा, वो शादी के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया और वो शादी में प्रॉब्लम्स इंडिकेट करता है। और ये भी हम लोगों ने देखा था कि जुपिटर जिस हाउस में भी उसका प्लेसमेंट होता है, उस हाउस के जो मटेरियल सिग्निफिकेशंस होते हैं उनको कोई उसमें उसका रोल नहीं होता, न्यूट्रल होता है उनके लिए। लेकिन जिन हाउसेस में जो उन हाउसेस के जो स्पिरिचुअल या नॉन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट होते हैं, उनको वो प्रमोट करता है। और जुपिटर का ब्लेसिंग इज ऑलवेज गुड, किसी भी हाउस के ऊपर हो, मैरिज के ऊपर हो, कहीं भी हो, दैट इज ऑलवेज सपोज टू बी गुड पोजीशन एक्चुअली ऑफ दैट हाउस। और शनि या सैटर्न के बारे में हम लोगों ने देखा था कि सैटर्न जिस हाउस में प्लेस्ड होता है उस हाउस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जिस हाउस के ऊपर उसका एस्पेक्ट होता है उस हाउस के लिए वो अच्छा नहीं माना गया। अब क्वेश्चन है अबाउट मैचिंग, बिकॉज अब आप पढ़ रहे हैं तो नेचुरली लॉट ऑफ पीपल विल अप्रोच यू अबाउट मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप, कि जब लड़के और लड़की का हॉरोस्कोप आपके पास आता है तो शादी के लिए आप उसकी कंपेटिबिलिटी या सुटेबिलिटी कैसे देखते हैं। और जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में कहा कि जब भी हम मैचिंग देखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ द बॉय एंड द गर्ल, तो हमें 4 चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं। सबसे पहला है कि वी शुड हैव एन असेसमेंट अबाउट द लॉन्गेविटी ऑफ बोथ बॉय एंड द गर्ल एक्चुअली, कि उनकी जो लॉन्गेविटी का है एक उसके बारे में आप असेसमेंट करिए कि अप्रोक्सीमेटली इनकी लॉन्गेविटी कितनी होगी। सेकंड कहा कि वी हैव टू एग्जामिन देयर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। अगर वो मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तभी भी शादी चलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तीसरा कहा कि you examine whether there are any factors which indicate separation or divorce. ऐसे कोई फैक्टर तो नहीं है हॉरोस्कोप में दोनों के में कि वो इंडिकेट करें कि ये लड़का या लड़की का सेपरेशन डाइवोर्स ही होना है, ये साथ में नहीं रह सकते दो लोग। और जब हमें ये श्योरिटी हो जाती है कि ये दोनों लोग साथ में रह सकते हैं, और तब हम बात करते हैं अबाउट द कंपेटिबिलिटी, उनकी कंपेटिबिलिटी कैसी रहेगी। और उसमें फिर ये बहुत सारी चीजें आई, जो गुण मिलान की हम बात कर रहे थे, या मांगलिक दोष है उसकी हम बात कर रहे थे, या और भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कंपेटिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो पहले जैसे मैंने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी में कभी नहीं कहा, कोई भी ज्योतिष की किताब ये नहीं कहती कि गुण मिलान इज द मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। They have given the detailed steps how do we match the horoscope. और सबसे पहले जैसे मैंने कहा लॉन्गेविटी देखनी है, फिर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ देखना है, फिर ये देखना है कि कोई ऐसे फैक्टर तो नहीं है विच इंडिकेट सेपरेशन और डाइवोर्स। ये आवाज कम आ रही है क्या आप लोगों को? नहीं सर, ठीक आ रही है। ठीक आ रही है। तो निराकार जी कह रहे हैं शायद कुछ कम आ रही है। नहीं, बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, ओके देन। तो फिर हमें ये देखना है कि आर देयर एनी फैक्टर विच इंडिकेट सेपरेशन डाइवोर्स। और जब हम श्योरिटी हो जाती है हम लोगों को बिल्कुल कि दिस टू पीपल आर गोइंग टू लिव टुगेदर, देन वी टॉक अबाउट द कंपैटिबिलिटी। तो ये डिटेल्ड प्रोसीजर है, लेकिन हमने उसको इतना छोटा बना दिया है कि
कोई भी जाता है मैचिंग के लिए तो एस्ट्रोलॉजर या कोई भी व्यक्ति सॉफ्टवेयर में दोनों की बर्थ डेट फीड करता है और बता देता है इतने गुण मिल रहे हैं, and based on that we go for marriage also. We take a decision about marriage which is totally wrong actually, क्योंकि जो matching of horoscope is really a very difficult process. It's not so easy what we have made it actually. और एस्ट्रोलॉजी में ठीक बताया जिस तरह से मैचिंग होना चाहिए वो ही एक डिटेल प्रोसीजर बताया, बट लोगों को आइडिया नहीं है और 95% मैरिजेस पे हम जाते हैं और वो कह देते हैं इतने पॉइंट मिल रहे हैं और उसके बेसिस पर हम लोग मैरिज का डिसीजन ले लेते हैं, जो कि टोटली गलत होता है। एंड अल्टीमेटली ब्लेम गोज टू एस्ट्रोलॉजी एंड द एस्ट्रोलॉजर एक्चुअली। तो अब एक एक चीज को लेकर हम लोग करते हैं कि लॉन्गेविटी क्या है, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ हम कैसे देखते हैं, फैक्टर कैसे देखते हैं विच इंडिकेट सेपरेशन, डिवोर्स, या फिर देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट कॉम्पेटिबिलिटी। तो जहां तक लॉन्गेविटी का सवाल है, इसमें हॉरोस्कोप में एस्ट्रोलॉजी में जो लॉन्गेविटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया। One is the Alpayu. Sorry, before that, that is the Balarist. Balarist means कि at a very young infant stage you can say, or at a very childhood stage, जब किसी बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसको हम कहते हैं longevity Balarist. Then second is Alpayu. Alpayu means कि maybe about 25-30 years की एज में जब डेथ हो जाती है तो उसको हम अल्पायु बोलते हैं। फिर है मध्य आयु। मध्य आयु मीन्स कि जैसे हम कहें कि 50-60 ईयर्स की एज में जो डेथ होती है वो हम उसको मध्य आयु कह सकते हैं उसको जो है। और इसके अलावा जो पूर्ण आयु होती है, पूर्ण आयु मीन्स कि फुल लॉन्गेविटी, वो मे बी 70+ और 75+ जो भी है उसको हम पूर्ण आयु बोलते हैं। पर्पस क्या है असेसमेंट करने का? पर्पस जो बेसिक है वो ये है कि दोनों की अगर पूर्ण आयु है तो दैट इज द बेस्ट थिंग एक्चुअली फॉर द कंपैटिबिलिटी पर्पस और फॉर द मैचिंग पर्पस, कि दोनों की अगर पूर्ण आयु है दैट इज द बेस्ट थिंग एक्चुअली। बट अगर दोनों की पूर्ण आयु नहीं है तो उनकी जो लॉन्गेविटी में डिफरेंस है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। लॉन्गेविटी में डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक के बिना दूसरे को बहुत लंबे टाइम तक रहना पड़े, तो लॉन्गेविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। So with these two things in view, we will try to make an assessment about the longevity of both actually. और जब हम longevity की बात करते हैं तो 4 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो लग्न है, फर्स्ट हाउस, जो आपका हेल्थ है, आपकी बॉडी है, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज। और अगर फर्स्ट हाउस स्ट्रॉन्ग होता है तो नेचुरली व्यक्ति की हम कह सकते हैं हेल्थ अच्छी है या उसकी लॉन्गेविटी अच्छी है। Second is the position of moon, because your mental strength also matters as far as good age is concerned. तो मून की हम पोजीशन एग्जामिन करते हैं कि मून कितना स्ट्रॉन्ग है हॉरोस्कोप में। थर्ड, जो लॉन्गेविटी का हाउस है, कौन सा हाउस है लॉन्गेविटी का? 8वां, 8th house. 8th house is the house of longevity. And basically ज्योतिष में एक प्रिंसिपल है भवति भवम, कि जिस हाउस से हम 8th हाउस हमने कहा कि हाउस ऑफ लॉन्गेविटी है, तो फॉर द लॉन्गेविटी पर्पस वी हैव टू सी 8th from 8th also, 8th from 8th which is third house. तो 8th हाउस जो है वो मेन हाउस हो जाता है लॉन्गेविटी का, और साथ में हमें जो सेकेंडरी हाउस है दैट इज द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस को भी एग्जामिन करना पड़ता है अबाउट द लॉन्गेविटी। और जो कारक है लॉन्गेविटी का वो क्या है? शनि, सैटर्न इज द कारक फॉर सिग्निफिकेटर ऑफ लॉन्गेविटी। तो हमें इन 4 चीजों को एग्जामिन करना पड़ेगा टू मेक एन असेसमेंट अबाउट द longevity of a person. First is the ascendant lagna, second is the position of moon, third is the 8th house, and fourth is the position of Saturn in the horoscope. तो अगर ये चारों चीजें ठीक हैं
तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो आयु होगी वो पूर्ण आयु होगी एंड ही विल हैव अ गुड लॉन्गेविटी एक्चुअली। इसके अलावा ये भी कहा कि अगर बेनिफिक प्लैनेट केंद्र में होते हैं, केंद्र हाउसेस जो हमारे हैं 1, 4, 7, 10, फर्स्ट, फोर्थ, 7th एंड 10th हाउसेस, जो हम इनको क्वाड्रेंट और वी कॉल देम केंद्र हाउसेस। और केंद्र हाउसेस कहा कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस होते हैं एज फार एज उनका जो स्ट्रेंथ की बात होती है, तो उसमें अगर बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं केंद्र में, और जो लग्न लॉर्ड के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट होता है, benefic planets are placed in the Kendra and Lagna Lord has an aspect of Jupiter. So that also indicates that the person has a good longevity, or we can say the Purna Ayu also. तीसरा कहा कि जो 8th हाउस है, 8th हाउस जो कि हाउस ऑफ लॉन्गेविटी है, उसमें अगर 3 प्लैनेट का प्लेसमेंट है, 8th हाउस में 3 प्लैनेट का प्लेसमेंट है, उसमें से एक प्लैनेट उच्च का है, एग्जॉल्टेड है, एक प्लैनेट अपनी राशि में है, और एक प्लैनेट अपने फ्रेंडली साइन में है। एक प्लैनेट उच्च का है, एक प्लैनेट अपनी राशि में है, ओन साइन में है, और एक प्लैनेट फ्रेंडली साइन में है। मान लीजिए कि 8th हाउस में किसी के 7th साइन में 3 प्लैनेट हैं, सैटर्न, वीनस और मरकरी। सैटर्न, वीनस और मरकरी किसी के 8th हाउस में प्लेस्ड है इन द 7th साइन। 8th हाउस में जो राशि है वो लिब्रा साइन, राइट। तो शनि वहां पर क्या हो गया, एग्जॉल्टेड। एग्जॉल्टेड हो गया सर। शनि इज एग्जॉल्टेड इन द 7th साइन, और वीनस इन द ओन साइन, वीनस की अपनी राशि हो गई, एंड मरकरी जो है उसका वीनस, सॉरी, मरकरी का वीनस क्या है, फ्रेंड है सर। फ्रेंड नहीं, फ्रेंड है। हाँ, तो इसलिए जो, हाँ, तो इसलिए 3 प्लैनेट हो गए, एक उच्च का हो गया, एक अपनी राशि में हो गया, और एक फ्रेंडली साइन में हो गया। तो हम कहेंगे कि द पर्सन हैज ए पूर्ण आयु और द गुड लॉन्गेविटी एक्चुअली। फिर ये भी कहा कि अगर सैटर्न या 8th हाउस का लॉर्ड, either Saturn or the Lord of 8th house, either Saturn or the Lord of 8th house, अगर ये किसी भी exalted planet के साथ में placed है, या तो Saturn या 8th house का Lord किसी भी अगर exalted planet के साथ में placed है, तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति की आयु भी जो है वो लंबी होती है, लॉन्गेविटी अच्छी होती है। फिर कहा कि अगर त्रिशडाय हाउसेस, त्रिशडाय हाउसेस कौन से होते हैं, त्रिशडाय हाउसेस, हाँ जी, 3, 6, 11। 3, 6, 11, वेरी गुड। 3rd, 6th एंड 11th हाउसेस, उसमें अगर मेलिफिक प्लैनेट अशुभ ग्रह प्लेस्ड है, अशुभ ग्रह, और उनको अगर शुभ ग्रह देख रहे हैं, और उनको अगर शुभ ग्रह देख रहे हैं, तभी भी हम कहते हैं कि उस व्यक्ति की जो लॉन्गेविटी है वो अच्छी होती है। और आपने देखा भी होगा कुछ जो पुराने हॉरोस्कोप हैं, उसमें लिखा रहता है कि इस व्यक्ति की आयु जो है वो इतने साल इतने महीने हैं। कई जगह आप देखेंगे कि जो एस्ट्रोलॉजर है जब वो हॉरोस्कोप बनाता है, तो उसमें लिखा होता है कि आयु जो है वो 70 साल 6 महीने है, या 80 साल 5 महीने है, इस तरह से लिखा होता है। तो आप सोचते होंगे कि कैसे कैलकुलेट कर लिया इसने जो है कि एग्जैक्ट ईयर्स एंड मंथ्स एक्चुअली। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक सिस्टम है जिसका भी हम डिस्कस भी करेंगे, उसका यूज भी करते हैं हम लोग, उसको हम अष्टक वर्गा सिस्टम बोलते हैं, अष्टक वर्गा सिस्टम। So Ashtak-Varga system is really an excellent tool, additional tool in making prediction. It helps us in making prediction. So we call it as an excellent additional tool, not as a replacement of what we have done, but as an additional tool in making predictions. तो अष्टवर्ग सिस्टम जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो है कुछ फॉर्मूले हैं, और उन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके we can calculate the exact longevity of the native actually.
उसमें कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके हमें एक लॉन्गेविटी का एग्जैक्टली कैलकुलेशन आ जाता है एंड इट इज सेड दैट गिव्स क्वाइट अ गुड आइडिया अबाउट द लॉन्गेविटी ऑफ द पर्सन एक्चुअली। तो उसका भी हम कर सकते हैं, बट क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता, जब आपके पास मैचिंग के लिए लोग आते हैं और वो शायद आपसे पूछेंगे भी नहीं, उनका सिर्फ जो इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ गुण मिलान में होता है और कुछ से उनका कोई मतलब नहीं होता। बट इवन देन जब आया है तो आप उसको एक असेसमेंट आपको करना पड़ेगा कि लॉन्गेविटी जो है दोनों की कितनी है। फिर मैंने कहा कि मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, वीएफसी की जो मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। हाँ जी सर, जैसे आपने पहले वाले का एग्जांपल दिया ना कि एक एक्सोल्टेड ऑन साइन में है, ये पहले वाले का एग्जांपल दिया। अब दूसरे में जैसे आपने कहा ना त्रिशदाई में अगर कोई अशुभ है और शुभ ग्रह देख रहा हो, उसका कोई एग्जांपल नहीं, वो तो जैसे 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउसेस हैं। और एक चीज और बताई सर आपने। जैसे ये 3rd हाउस है, हाँ ये 6th हाउस है, ये 11th हाउस है। जी जी तो सर, इसमें कहा कि इन हाउसेस में अशुभ ग्रहों का प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ तो 6th हाउस में तो है बट इन दोनों में नहीं है। हाँ तो अगर इनमें शुभ ग्रह का प्लेसमेंट है, अशुभ ग्रह का, और उसको हाँ शुभ ग्रह देख रहे हैं, उसको शुभ ग्रह देख रहे हैं, तब हम जी कहेंगे कि उस व्यक्ति की लॉन्गेविटी जो है वो अच्छी होगी। जी जैसे जी कोई भी अगर और दूसरा हॉरोस्कोप देखें, जैसे इसमें सन है, अशुभ ग्रह है, इसमें मून अशुभ नहीं है बट इसमें भी नहीं है, तो इनमें प्लेसमेंट होना चाहिए अशुभ ग्रहों का, मैलेफिक प्लैनेट्स का, और उसको बेनिफिक प्लैनेट जो है उनको एस्पेक्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करते हो तब हम कहेंगे इसको जो है। सर। सर तो अब हम बात कर रहे थे मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ की। मेंटल और साइकोलॉजिकल अगर लेवल पर दोनों में बहुत ज्यादा अगर डिफरेंस होगा तो नेचुरली फिर मैरिज चलने का क्या मतलब है, और मैरिज करनी भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को जो है। एटलीस्ट दिस शुड बी इक्वल और ऑलमोस्ट इक्वल एट द मेंटल एंड साइकोलॉजिकल लेवल एक्चुअली। और वो हम कैसे एग्जामिन करेंगे मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ एक्चुअली? तो वो हम 4 चीजों से एग्जामिन करते हैं। One is the ascendant lagna, second is the moon, 6th house is the house of disease, 6th house को भी हम स्टडी करेंगे, एंड 8th हाउस जो है वो क्रॉनिक डिसीज को इंडिकेट करता है। 8th हाउस जो है, यही डिफरेंस है 6th हाउस और 8th हाउसेस में, कि 6th हाउस हमारे नॉर्मल जो डिसीज होती है उसको इंडिकेट करता है, और 8th हाउस जो क्रॉनिक डिसीज होती है उनको इंडिकेट करता है। तो मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ देखने के लिए आपको इन 4 चीजों का असेसमेंट करना पड़ेगा। लग्न की पोजीशन, मून की पोजीशन, और 6th हाउस की पोजीशन, और 8th हाउस की पोजीशन। और जैसे मान लीजिए कि मून एक का उच्च का है, एक का नीच का है, एक का वेल प्लेस्ड है, एक का बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, तो नेचुरली हम कहेंगे एक का मेंटली बहुत स्ट्रांग है, एक मेंटली बहुत वीक है, तो मेंटल लेवल पर वो मैचिंग नहीं करता एक्चुअली। तो ऐसे व्यक्तियों की शादी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका किसी भी तरह से जो है वो कंपेटेबिलिटी नहीं होगी, सूटेबिलिटी नहीं होगी एक्चुअली। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, हम लोगों के पास आते भी हैं कि एक का मून बहुत स्ट्रांग है, एक का मून बहुत वीक है, तो हमेशा वो पूरी थ्रू आउट द लाइफ परेशानी रहती है एक्चुअली। और इसके अलावा भी जो कुछ प्लैनेट हैं उससे भी हमें थोड़ा सा आइडिया लगता है कि सन जो है बेसिकली क्या है। सन हमारा किंग है, तो सन जो है वो डिग्निटी है, ऑनर है, हेरिटेज है, उसको सिग्निफाई करता है। मून हमारा मेंटल एटीट्यूड है, उसको सिग्निफाई करता है। मार्स बेसिकली हमारे अंदर जो सेक्सुअल अर्ज होती है उसको इंडिकेट करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लैनेट का कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक आपस में बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स डेवलप कर देता है मेंटल एंड साइकोलॉजिकल लेवल पर। जैसे कि मान लीजिए किसी का सन और राहु का कॉम्बिनेशन है, सन और राहु का एक हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन है, तो उससे क्या होगा कि एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में,
बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्टेटस। एक जैसे जिसका भी सन राहु का कॉम्बिनेशन होगा उसको लगेगा कि मैं तो बहुत स्टेटस मेरा बहुत अच्छा है और ये मेरे पार्टनर का तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली में, तो उससे वो कॉम्प्लेक्स व्हेन ही विल सफर विद दैट कॉम्प्लेक्स, तो नेचुरली वो एक लाइफ भर एक प्रॉब्लम बनी रहती है। ऐसे ही मून राहु का कॉम्बिनेशन है किसी का भी, तो ऐसे लोगों का बहुत मूड में फ्लक्चुएशन होता है, इंडिसिसिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं मेंटल लेवल पर जो है, और बहुत ही ज्यादा एकदम से कहेंगे कि डिसीजन वगैरह नहीं ले पाते, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन खराब माना गया। ऐसे ही जैसे वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, और कॉम्बिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो दे हैव टू बी टुगेदर नॉट एस्पेक्ट, तो इकट्ठा होना चाहिए जो है। तो ये वीनस राहु का कॉम्बिनेशन भी बहुत खराब माना गया मैरिज के लिए, और कहते हैं कि ऐसे लोग जो है ना उनका जो नेचर है इस ऑफ दैट टाइप की मैरिज विद वन एंड लव विद ऑल, मैरिज विद वन एंड लव विद ऑल। और वैसे भी ये ऐसे दो प्लैनेट हैं वीनस और राहु कि अगर कॉम्बिनेशन नहीं भी है किसी भी हॉरोस्कोप में, तो हम देखते हैं कि जब वीनस और राहु की दशा ऑपरेट होती है, वीनस का मेन पीरियड और राहु का सब पीरियड, या इसका उल्टा हो, राहु का मेन पीरियड हो और वीनस का सब पीरियड हो, तो आप ऑब्जर्व क्या करेंगे कि आपके इस दशा में वीनस राहु में या राहु वीनस में कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है विद द अपोजिट सेक्स, जबकि वीनस राहु का कॉम्बिनेशन नहीं है आपके हॉरोस्कोप में। इवन देन यू कैन ऑलवेज फाइंड कि जब भी वीनस राहु की दशा ऑपरेट होगी या राहु वीनस की दशा ऑपरेट होगी, इस पर्टिकुलर टाइम में कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है विद ए मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्स, और जिसका ऑलरेडी हॉरोस्कोप में है उसका तो भगवान ही मालिक है। मैंने कहा कि आई थिंक कहीं डिस्टर्ब, अच्छा फिर इसके अलावा एक मार्स राहु का एक कॉम्बिनेशन है, मंगल एंड राहु का सम, और ऐसे लोग भी क्या होते हैं कि दे हैव वेरी रिजिड एटीट्यूड, कोई कंप्रोमाइज की कोई उनके अंदर इंटेंशन नहीं होती, एंड दे नेवर गिव एनी वेटेज और क्रेडेंस टू द फीलिंग ऑफ पार्टनर। कोई पार्टनर की क्या फीलिंग है उसके लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, और बहुत ही एक उनका रिजिड एटीट्यूड होता है, कभी वो कंप्रोमाइज या करने के लिए तैयार नहीं होते हैं एक्चुअली में। तो ऐसे लोग भी जिनका मार्स राहु का कॉम्बिनेशन है, तो क्योंकि वो दूसरे की फीलिंग को कभी समझेंगे नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं करेंगे, उसकी कोई क्रेडेंस नहीं देंगे, तो ऐसे लोगों से भी फिर शादी करना एक प्रॉब्लम हो जाती है, जिनका कि मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे ही जैसे एक कॉम्बिनेशन है विच इज नाउडेज वेरी वेरी कॉमन एक्चुअली, मार्स वीनस एंड राहु, मार्स वीनस एंड राहु तीनों जब एसोसिएट होते हैं, या हम कह सकते हैं मार्स वीनस एंड केतु आल्सो, मार्स वीनस राहु, मार्स वीनस और केतु। कहते हैं कि ऐसे लोगों से तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज दे ऑलवेज डिसीव द अपोजिट सेक्स, दे हैव नो वैल्यू फॉर द अपोजिट सेक्स एक्चुअली। और जैसे हम लोग देखते भी हैं मीडिया में, या कि एक आदमी ने या एक लेडी ने इतने लोगों से शादी कर ली, सबको धोखा दे रहे हैं वो जो है, इट्स वेरी कॉमन नाउडेज कि एक आदमी है उसने कहा 4 5 6 7 शादियां कर रखी हैं एंड नोबडी नोज अबाउट ईच अदर, तो ऐसी फीमेल के बारे में भी हो सकता है एक्चुअली में। तो ये भी जो कॉम्बिनेशन है मून सॉरी मार्स वीनस एंड राहु का, या मार्स वीनस एंड केतु का, ये भी इस टाइप की टेंडेंसी देता है कि आप जो है अपोजिट सेक्स को हमेशा धोखा देते रहते हैं, उनको धोखे में रखते हैं, और वो कभी भी कोई उनकी आपके लिए कोई वैल्यू नहीं होती, या कभी भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता उस केस में जो। तो ऐसे केस में भी वी हैव टू बी रियली केयरफुल कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है अगर हम शादी की बात कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत खराब माना गया, वीनस मार्स राहु का कॉम्बिनेशन जो है, तो हमेशा धोखाधड़ी और एक्सप्लॉइट करना अपोजिट सेक्स को, ये उसका नेचर बन जाता है। ऐसे ही मून वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है, मून वीनस एंड राहु का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे लोग कहते हैं कि ये जैसे
सेक्सुअल मैनिएक जो टाइप के लोग होते हैं, बहुत ज्यादा जिनके सेक्सुअल अर्ज होती है, उस टाइप के लोग होते हैं जिनका मून, वीनस और राहु का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरह से वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ द पर्सन एज फार एज मैरिज इज कंसर्न्ड। हम ये 4 चीजों को तो देखेंगे ही, लग्न को देखेंगे, मून को देखेंगे, 6th हाउस को देखेंगे, 8th हाउस को देखेंगे, और इसके अलावा जो है इस टाइप की अगर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं देन वी हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट दीज कॉम्बिनेशंस। सर आजकल बहुत से केसेस आ रहे हैं सिजोफ्रेनिया के, राइट, जो कि नॉर्मल इंटरेक्शन में पता नहीं चलता है बिल्कुल और शादी के बाद पता चलता है कि ओह नो दिस पर्सन इज सिजोफ्रेनिक। बिल्कुल। इसका एग्जैक्ट क्या कॉम्बिनेशन, मून प्लस सैटर्न, Moon, Venus and Rahu, this is one of the combination for that actually. Moon, Venus and Rahu, and they should be in 8th house or any other No, house? anyhow, it can be in any house, but they say if this combination is in the 7th house, then it is really bad actually. Oh, okay. But if it is in any house, that will give that type of tendency. But in the 7th house, this is supposed to be the worst position actually. ऐसे लोग बहुत हैं और पहले नहीं होता था, but nowadays we see that there are a lot of people with this combination. Yeah. और इसीलिए प्रॉब्लम भी ज्यादा होने लगी है। और ये लोग absolutely normal in interaction, नहीं पता चलता। हाँ, वैसे पता नहीं चलेगा, वैसे पता नहीं चलेगा। सर जी, अगर ये कंडीशन एट द टाइम ऑफ बर्थ है या बाद में किसी अंतरदशा में आई या नहीं, बर्थ के टाइम की हम बात कर रहे हैं, बर्थ के टाइम की। आपके हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, थैंक्स। फिर हम लोग थर्ड पॉइंट है which is very important कि we have to examine whether there are any factor which indicate separation divorce। ये ऐसे कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है कि इन दोनों को साथ में रहना ही नहीं है, तो फिर हम शादी की बात क्यों करेंगे। तो जहां तक सेपरेशन डाइवोर्स की बात होती है तो बेसिकली 3 हाउसेस हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। एक 7th हाउस है जिसको हम हाउस ऑफ मैरिज कहा, 8th हाउस है जिसको हमने मांगल्य स्थान का, स्ट्रेंथ ऑफ मैरिटल बॉन्ड, और एक 9th हाउस है जिसको हमने सौभाग्य स्थान कहा, सौभाग्य स्थान। और दूसरा जैसे मैंने कहा कारक है मैरिज के जुपिटर और वीनस। तो पहली चीज तो यह है कि अगर जुपिटर किसी फीमेल के हॉरोस्कोप में है तो दैट कैन आल्सो गिव दिस टाइप ऑफ टेंडेंसी एंड वी नीड टू बी केयरफुल बिकॉज वी हैव टू देन एग्जामिन अदर फैक्टर्स आल्सो। ऐसे ही अगर वीनस मेल के केस में अगर 7th हाउस में प्लेस्ड है तो वो भी शादी को एक बहुत डिफिकल्ट बना देता है, उसमें भी जो है ये पॉसिबिलिटी जो है वो रहती है। और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जो 3 प्लैनेट हैं सैटर्न, मार्स एंड राहु, 3 प्लैनेट सैटर्न, मार्स एंड राहु, तो इनका जब एसोसिएशन 8th हाउस के ऊपर होता है, इनका जब एसोसिएशन 8th हाउस के ऊपर होता है तो योर मैरिटल बॉन्ड इज वीक, इट मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सेपरेशन डाइवोर्स एक्चुअली। तो वो भी एक कॉम्बिनेशन है कि अगर 8th हाउस अगर एफ्लिक्टेड है तो उसमें ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन जाती है सेपरेशन और डाइवोर्स की जो है। और इनका एसोसिएशन 8th हाउस में, मतलब हाँ, 8th हाउस में they should be present in 8th मैं house? बताता, I will tell you. जैसे ये 8th हाउस है, this one, Yeah, this is the 8th house. So 8th house is having an aspect of Mars. Oh, okay. Correct.
So we will say Mars is associated with the 8th house. Okay. Then second is the lord of this house is Saturn. Lord of this house is Yes, Saturn. Yes. So Saturn is again afflicted with the malefic planets. ये हम Yes. कहते हैं कि जब दोनों तरफ malefic planet होते हैं, तो this is hammed between two malefics. And Rahu is also having an aspect on this. Rahu is also having an aspect on this. So you will find that all planets, all malefic planet except Sun, they are associated with the 8th house. Association की जब हम बात करते हैं, तो it covers everything. कि उस हाउस में है, उस हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है, उस हाउस के लॉर्ड के साथ एसोसिएशन है, या उस हाउस के कारक के साथ भी अगर एसोसिएशन होता है, तभी भी हम उसको वही मानेंगे. Okay. Thank you. Yeah, so this is broadly covers everything actually when we say association. सर राहु का एस्पेक्ट होता है. हाँ जी, सर राहु हैज एस्पेक्ट्स. हाँ, राहु का भी हम एस्पेक्ट, या राहु का भी हम एस्पेक्ट, और राहु और केतु के एस्पेक्ट वही है जो कि जुपिटर के एस्पेक्ट है, 5th, 7th and 9th एस्पेक्ट. 5 या ओके. देन ये कारक हो गए कि 7th हाउस में, 8th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो गया. और जैसे हम कहते हैं कि भाग्य तो हमारा, कहते हैं कि एक सर्वोपरि है, भाग्य जो है दैट सुपरसीड्स एवरीथिंग एक्चुअली. और आप देखते भी हैं कि अगर किसी का भाग्य स्थान बहुत अच्छा है, तो उसको सब चीजें मिल जाती हैं बिना किसी मेहनत के. और एक व्यक्ति जिसका भाग्य स्थान अच्छा नहीं होता, वो कितनी भी मेहनत करता रहे, फिर भी उसको कुछ नहीं मिलता. तो भाग्य स्थान और द 9th house or the house of fortune, that plays a very, very important role in all aspect of life. You will find so many people where 10th house is not good, 10th house is not well placed, but they got a very good professional position actually. और कई बार जब भाग्य स्थान खराब होता है, 10th हाउस कितना भी अच्छा हो, तो हमें वो पोजीशन नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए 10th हाउस के हिसाब से. तो यहाँ भी भाग्य स्थान सर्वोपरि है. तो मान लीजिए कि 7th हाउस, 8th हाउस कितना भी खराब हो आपका, 7th हाउस, 8th हाउस कितना भी खराब हो, लेकिन अगर भाग्य स्थान अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो सब चीजें ठीक हो जाती हैं, फिर आपको कोई ऐसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता. तो सबसे पहले हम 7th हाउस को एग्जामिन करेंगे. 7th हाउस मान लीजिए कि बहुत अच्छा है 7th हाउस, बट 8th हाउस इज एफ्लिक्टेड विद ऑल मैलेफिक प्लैनेट्स. तो नेचुरली 7th हाउस कितना भी अच्छा हो, बट शादी नहीं चलनी, क्योंकि 8th हाउस जो है बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है. बट अगर किसी केस में 7th और 8th हाउस दोनों ही वेल प्लेस्ड है, दोनों ही खराब है, नॉट वेल प्लेस्ड, दोनों ही मैलिफिकली अफ्लिक्टेड है 7th and 8th हाउसेस, तो कायदे में तो प्रॉब्लम हो जानी चाहिए मैरिज में. बट क्योंकि अगर 9th हाउस बहुत अच्छा है, तो आप देखेंगे कि जो है, जो शादी में जो प्रॉब्लम होनी थी उससे आप बच जाते हैं, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे देता है. तो तीनों हाउसेस को देखना है, एकदम से हमें कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना एक हाउस को देखकर, बट वी हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द 8th हाउस, 9th हाउस आल्सो एक्चुअली, बिकॉज़ 9th हाउस इज सुप्रीम, वो तो सब चीजों को चेंज कर देता है एक्चुअली में. ये भी कहा कि सैटर्न और मार्स, सैटर्न या मार्स, सैटर्न और मार्स अगर 7th हाउस में अपनी राशि में होते हैं, मंगल मान लीजिए कि इज इन 1st और 8th साइन, सैटर्न जो है वो 10th और 11th साइन में है 7th हाउस में, तो वो भी कहते हैं कि वो एक शादी को खराब करता है. उसमें भी जो है वो सेपरेशन, डाइवोर्स होने की पॉसिबिलिटी होती है. ऐसे ही वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक्सेस ऑफ सेंसुअल प्लेजर, और वो होने की वजह से भी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है खराब होने की जो है. और एक चीज और भी है कि जो 12th हाउस है हमारा, 12th हाउस इज, वो भी हम भोग स्थान कहते हैं, एंड दैट इज बेसिकली एक्स्ट्रा मैरिटल कैजुअल सेक्स आल्सो. तो कहा जाता है कि अगर वीनस मेल के हॉरोस्कोप में अगर
12th हाउस में है। वीनस जो है मेल के हॉरोस्कोप में अगर 12th हाउस में है, या मार्स फीमेल के हॉरोस्कोप में अगर 12th हाउस में होता है, तो such people, they have relations with number of people of opposite sex actually. So it's very common nature कि they get involved in the extramarital casual sex also. तो ऐसे भी जो लव रिलेशंस इन लोगों के बहुत होते हैं अगर वीनस मेल के हॉरोस्कोप में 12th हाउस में है और मार्स फीमेल के हॉरोस्कोप में 12th हाउस में है। और कहते हैं कि बिकॉज केतु जो है एक सीक्रेटिव टेंडेंसी देता है केतु, तो अगर केतु भी अगर मार्स के साथ या वीनस के साथ इन्वॉल्व है तो दिस रिलेशंस रिमेन सीक्रेट, फिर किसी को पता नहीं चलता उनका। तो केतु जो है उसमें एक सीक्रेटिव टेंडेंसी देता है। तो ये है अबाउट फैक्टर्स व्हिच इंडिकेट सेपरेशन एंड डाइवोर्स। तो इसलिए हमें ये फैक्टर देखने के बाद और जब हम बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि these two people can live together, there is no problem, then we talk about the compatibility. और compatibility में हम पहले थोड़ा सा गुण मिलान की हम बात करेंगे, उसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं। बट उससे पहले जो मेन चीज है कि जब ये compatibility का जब सिस्टम बना होगा तो उस टाइम society was altogether different actually, and that was basically male dominated society, and purpose was that women should not have any say in the family matters, that women should not interfere in the family matter actually. So with that priority in mind, I think all these compatibility questions were considered actually. But आजकल के टाइम में there is no question of male domination, we talk of equality. Both are financially independent. पहले तो फीमेल के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि because she was dependent totally on the male actually. But now since both are financially independent, so naturally society जो है वो पूरी तरह से change हो गई है. Female have a lot of options also. तो जो चीज एज ओल्ड सिस्टम में बनी थी और जब हमारा पूरा सिस्टम चेंज हो गया है, सोसाइटी पूरी तरह से चेंज हो गई है, तो नेचुरली दोस थिंग्स आर नॉट एप्लीकेबल एट ऑल इन द प्रेजेंट सिस्टम एक्चुअली। तो ये जो गुण मिलान का कंसेप्ट है हम लोगों के हिसाब से दिस इज टोटली आउटडेटेड, टोटली ऑब्सोलीट आल्सो, और इसको हमें कंसिडर करना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम खुद ही कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो वी कीप इन माइंड देश पात्र काल, बिना उसके तो हम प्रेडिक्शन करते ही नहीं है। और जब काल चेंज हो गया है, समय पूरा चेंज हो गया है, तो जिस चीज को बहुत पुराने समय में बनाया गया होगा उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। बट फिर भी मैंने कहा कि अभी भी लोगों का जो माइंडसेट बना हुआ है वो जो भी आता है वो सबसे पहले यही कहता है कि आप मुझे गुण बता दीजिए, हमें किसी और चीज से मतलब नहीं है, और गुण के बेसिस पर वो शादी कर लेता है। बहुत खुश होते हैं कि 36 मिल रहे हैं या 30 मिल रहे हैं, 26 मिल रहे हैं, they feel very happy actually, and the fact is कि I have seen lot of people कि 36 पॉइंट में तो 36 मिल रहे थे and they got divorced in a month actually। फिर कहते हैं कि सब एस्ट्रोलॉजी क्या है आपकी, ये तो हमने मिलाए थे गुण मिलान और 36 पॉइंट मिल रहे थे, हम लोग तो बहुत खुश थे, ये तो डाइवोर्स हो गया 1 महीने के अंदर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पॉइंट बिल्कुल नहीं मिलते, 6, 7, 8 पॉइंट मिलते हैं and they're living very happily actually, no absolutely no problem actually, क्योंकि रेलेवेंस नहीं है उसका। जैसे हमने कहा कि आज के टाइम में जो चीज पुरानी हो गई है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, आउटडेटेड हो गई है, तो उसको हम क्यों कंसिडर करें। लेकिन आयरनी इसकी चल रहा है वही माइंडसेट अभी भी, और क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास में, और जितने भी जो सो कॉल्ड पंडित हैं वो इसके अलावा जानते भी नहीं है कि बाकी सब चीजें हमें क्या देखनी है नहीं देखनी है। तो वो 1 मिनट का काम होता है, आपने देखा और बता दिया कि कितने पॉइंट मिल रहे हैं। अब अपने आप भी देख सकते हो सॉफ्टवेयर में, पंचांग अगर आपके पास है तो भी आप देख सकते हो, तो उसमें तो कोई ऐसी कारीगरी नहीं है, या मतलब कोई ऐसा उसमें नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करते एक्चुअली। बट जो आउटडेटेड कंसेप्ट है उसके बेसिस पर हम धड़ाधड़ शादियां डिसाइड कर देते हैं और बाद में फिर सफर करते हैं उसकी वजह से। तो एनीवे, क्योंकि लोग पूछेंगे ही आपसे, क्योंकि माइंडसेट आप एकदम से चेंज नहीं कर सकते लोगों का, तो वी शुड नो व्हाट ऑल वी कंसीडर इन दिस गुण मिलान और द मैचिंग ऑफ horoscope. So let us see
So in North India, we consider Gun Milan, which consists of total 36 points. Or in these 36 points, we basically consider the 8 aspect of marital life. One is the Varna. Varna means ki idea the society was divided into 4 Varnas: Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. And that was based on the capability of the person, not on the caste basis, but Brahmins were supposed to be the most intelligent people, most capable people. The next was Kshatriya, next were Vaishya, and then Shudra actually. So purpose was ki the male should be more capable than the female actually. Vaishya, वश में रहना, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना, उसको हमने 2 पॉइंट का वेटेज दिया. थर्ड इज तारा. इनको हम डिटेल में करेंगे थोड़ा सा. तारा मीन्स कि द प्रॉब्लम्स इन द मैरिटल लाइफ, उसको हमने 3 पॉइंट का वेटेज दिया. फिर योनि होता है. योनि के अगर आप देखेंगे हॉरोस्कोप में तो सम नेम ऑफ द एनिमल इज इंडिकेटेड. तो योनि जो है बेसिकली सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो उसको 4 पॉइंट का वेटेज दिया. फिर मैचिंग ऑफ लॉर्ड ऑफ मून साइन, कि दोनों के मून साइन के लॉर्ड क्या है, उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है, दैट हैज बीन गिवन द वेटेज ऑफ 5 पॉइंट्स. देन गन होता है. गन मीन्स बेसिकली द नेचर दैट वी नो दैट देव, मनुष्य और राक्षस, डिवाइन, ह्यूमन एंड डेमन, 3 टाइप के गन होते हैं. वे बेसिकली इंडिकेट योर नेचर, तो उसको 6 पॉइंट का वेटेज दिया. फिर एक वर्ड हम यूज करते हैं बकूट. बकूट इज नथिंग बट द मैचिंग ऑफ मून साइन देमसेल्फ, कि आपस में दोनों के मून साइन में क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप है, उसको हम देखते हैं बकूट के अंदर. एंड उसको हमने 7 पॉइंट का वेटेज दिया. एंड लास्टली नाड़ी, विच इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको हमने 8 पॉइंट का वेटेज दिया इसमें जो है. और अगर हम तो सबको ऐड कर देंगे तो वी गेट द टोटल. What is नाड़ी? नाड़ी में हाँ आ रहे हैं सब चीजों पे. विल डिस्कस एवरी एस्पेक्ट एक्चुअली. तो सबसे पहले हम नाड़ी की बात करते हैं, क्योंकि नाड़ी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस एक्चुअली. उसको 8 पॉइंट का वेटेज दिया हुआ है. नाड़ी जो है 3 तरह की होती हैं. आदि, मध्य और अंत नाड़ी. आदि, मध्य और अंत नाड़ी. And they are similar to Vat, Pitta and Kapha Nadi of Ayurveda actually. Vat means you suffer from the windy problem. Pitta means you suffer from the excess of heat in the body. And slash means you suffer from the excess of fat in the body actually. तो ये 3 तरह की नाड़ी बताई गई ज्योतिष के अंदर. एक आदि है, एक मध्य है और अंत है. और इनका जो क्लासिफिकेशन है वो नक्षत्रों के ऊपर बेस्ड है. नक्षत्रों के ऊपर बेस्ड है. सम नक्षत्र फॉल इन द आदि कैटेगरी, सम इन मध्य कैटेगरी, सम इन अंत कैटेगरी. तो अगर हम यहाँ शुरू करें पहले नक्षत्र से, अश्विनी से, आप देख रहे हैं अश्विनी, देन भरणी, देन कृतिका. एंड वेयर द कृतिका एंड्स वी स्टार्ट विद द रोहिणी. रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा. और जहाँ आद्रा खत्म हुआ वहाँ पुनर्वसु शुरू हो गया. पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, देन मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, लाइक दिस. So we go by the sequence. So we can decide which nakshatra which fall under which nadi actually. So 9 nakshatra will fall under Adi Nadi, 9 under Madhya Nadi, 9 under Ant Nadi. तो हम नाड़ी दोष की बात करते हैं. जब हम मैचिंग की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि दोनों लड़के और लड़की की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए. लड़के और लड़की की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए. मान लीजिए कि एक का ये अश्विनी नक्षत्र है, ये वाला, एक का ज्येष्ठा नक्षत्र है, एक का अश्विनी नक्षत्र है, एक का ज्येष्ठा नक्षत्र है. दोनों की नाड़ी एक हो गई, आदि नाड़ी. या एक का भरणी है, एक का चित्रा नक्षत्र है, फिर भी दोनों की मध्य नाड़ी हो गई. तो पर्पज यहाँ पर ये है नाड़ी दोष का कि अगर दोनों की नाड़ी लड़के और लड़की की एक होती है तो विषय की नाड़ी दोष है, तो उस नाड़ी दोष में दे गेट 0 पॉइंट आउट ऑफ 8 पॉइंट. अगर नाड़ी अलग अलग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे गेट
full 8 points. लेकिन जो नाड़ी दोष है, under certain circumstances it gets nullified also. उसकी 3 चीजें हैं जिसमें ये नलिफाई होता है। पहला है कि नक्षत्र एक है दोनों का, बट उन नक्षत्रों का पद अलग अलग है। जैसे एक नक्षत्र, मान लीजिए कि दोनों का अश्विनी नक्षत्र है, दोनों का अश्विनी नक्षत्र है, लड़के का भी लड़की का भी, तो दोनों की आदि नाड़ी हो गई, दोनों की आदि नाड़ी हो गई। बट अगर अश्विनी में पद दोनों का अलग अलग है, एक का पहला पद है, एक का तीसरा पद है, ये चौथा पद है एक्चुअली में, एक का पहला पद है, एक का तीसरा या चौथा पद है, तो हम कहेंगे कि नक्षत्र तो एक है, नाड़ी दोष भी है, लेकिन क्योंकि उनका पद अलग अलग है तो उस केस में नाड़ी दोष जो है वो नलिफाई हो जाता है। उस दो केस में नाड़ी दोष जो है वो नलिफाई हो जाता है। एक तो ये नलिफिकेशन का एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा कहते हैं कि नक्षत्र अलग अलग है, नक्षत्र अलग अलग है बट दोनों की राशि एक है। नक्षत्र अलग अलग है और दोनों की राशि एक है। तो हाउ इट कैन हैपन, इसमें से अगर आप देखें कि नक्षत्र अलग अलग है और राशि एक है। कैसे? एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? एक राशि में, वन राशि कंटेन्स हाउ मेनी नक्षत्र्स? 2.5. No. एक राशि में कितने नक्षत्र हैं? 3 नक्षत्र सवा दो। होते हैं। सवा दो। सवा दो, एग्जैक्टली 2.25. 2.25, or you can say 9 pad of the nakshatras. So जैसे suppose Aries sign is there, तो Aries sign will have full Ashwini nakshatra, full Bharani nakshatra, and first pad of Kritika nakshatra. First pad of Kritika nakshatra, so that will consist the Aries sign, 2.25 nakshatras. Then this 3/4 pad of Kritika, Rohini, and some part of Mridakshira, they will fall under Taurus sign. They will fall under Taurus sign. तो मान लीजिए कि एक का नक्षत्र कृतिका है और एक का नक्षत्र रोहिणी है। एक का नक्षत्र कृतिका है और एक का नक्षत्र रोहिणी है। और कृतिका का एक पहला पद छोड़ दीजिए, कृतिका का सेकंड, थर्ड, फोर्थ पद है और रोहिणी में कोई भी पद हो सकता है। तो नक्षत्र अलग अलग हो गए, दोनों के नक्षत्र अलग अलग हो गए, बट नाड़ी एक है, नाड़ी एक है, तो नाड़ी दोष हो गया, नाड़ी दोष हो गया। बट क्योंकि इन दोनों की राशि एक है, बोथ फॉल अंडर टॉरस साइन, बोथ फॉल अंडर टॉरस साइन, तो उस केस में भी जो है वो नाड़ी दोष नलिफाई हो जाता है। उस केस में भी नाड़ी दोष नलिफाई हो जाता है कि नक्षत्र अलग अलग है, नाड़ी एक है, पर उनकी राशि भी एक है, तब हम कहेंगे कि जो नाड़ी दोष है वो नलिफाई हो जाता है। तीसरा क्या हो सकता है कि नक्षत्र एक है दोनों का, नक्षत्र एक है बट राशि अलग अलग, नक्षत्र इज सेम and that's why they fall under nadi dosh, but rashi is different actually. जैसे मान लीजिए कि दोनों का कृतिका नक्षत्र है, दोनों का कृतिका नक्षत्र है, एक का कृतिका का पहला पद है, एक का तीसरा पद है, तो नक्षत्र एक हुआ, नाड़ी दोष भी एक ही हुआ, बट अश्विनी के पहले पद का राशि है मेष, एरीज साइन, और अश्विनी के जो कृतिका के जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पद हैं उनकी जो राशि है वो टॉरस है। तो नक्षत्र एक है, नाड़ी दोष है, बट इनकी क्योंकि राशि दोनों की अलग अलग है तो उस केस में भी जो है वो नाड़ी दोष नलिफाई हो जाता है। तो ये 3 सिचुएशन है जिसमें हम कहते हैं कि नाड़ी दोष नलिफाई हो जाता है, तो उस केस में भी यू गेट फुल 8 पॉइंट्स एक्चुअली। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस if there is a nadi dosh? Main thing is that what happens if there is a nadi dosh? तो नाड़ी दोष के बारे में हमारी जो बुक्स हैं, एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, उसमें बहुत
तरह तरह की बातें लिखी गई हैं कि नाड़ी दोष क्या है, क्या उसका इफेक्ट होता है। तो there's a book known as Narad Samhita. So it only says that this has to be avoided. नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, and this is highly inauspicious and deadly for the couple. इतना ही कहा कि it has to be avoided under all circumstances, and this is highly inauspicious and deadly for the couple actually. तो अगर नाड़ी दोष है, फिर एक दूसरी बुक है वराह मिहिरा की, वो कहते हैं कि अगर दोनों की आधी नाड़ी होती है, लड़के और लड़की अगर दोनों की आधी नाड़ी होती है तो इट रिजल्ट्स इनटू सेपरेशन और डाइवोर्स। अगर लड़के लड़की दोनों की अगर आधी नाड़ी है तो नाड़ी दोष है, तो दैट में लीड टू सेपरेशन और डिवोर्स। दोनों की अगर मध्य नाड़ी है तो नाड़ी दोष है, तो नेचुरली इट मे रिजल्ट इन द डेथ ऑफ बोथ एक्चुअली। और अगर अंत नाड़ी है दोनों की तो कहते हैं और भी ज्यादा मिजरेबल है, बिकॉज इट लीड्स टू विडोहुड। एक की डेथ हो जाती है, एक की नहीं होती एक्चुअली। तो ये बताया गया वराह मिहिरा ने कि आधी है तो सेपरेशन डाइवोर्स की पॉसिबिलिटी होती है, मध्य है तो दोनों की डेथ की पॉसिबिलिटी होती है, और अगर अंत है तो एक की डेथ या विडोहुड की पॉसिबिलिटी है। Another writer वशिष्ठ, उन्होंने ये कहा कि अगर दोनों का नक्षत्र एक है, राशि एक है, पद एक है, अगर दोनों का मान लो कि लड़के लड़की का नक्षत्र भी एक है और उनके पद भी एक है, नक्षत्र का डिग्री भी करीब करीब एक सी है, तो कहते हैं कि दिस इज हाईली इनऑस्पिशियस लाइक डेथ, हाईली इनऑस्पिशियस लाइक डेथ। और कुछ लोग, कुछ एस्ट्रोलॉजर या कुछ बुक समरी ये भी कहते हैं कि जो नाड़ी दोष है वो तो सिर्फ ब्राह्मण के लिए एप्लीकेबल होता है और किसी के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो सम पीपल दे गो बाय दैट आल्सो कि नाड़ी दोष है तो हमारे लिए तो एप्लीकेबल नहीं है, तो ब्राह्मण के लिए, हम ब्राह्मण तो है नहीं एक्चुअली। बट दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज अर्लियर द क्लासिफिकेशन वाज नॉट बेस्ड ऑन कास्ट, it was based on the capability of the person. तो ब्राह्मण means कि any intelligent person can be called ब्राह्मण actually. तो पर्पज यही है कि जो भी अगर हम जैसे लोग हैं जो थोड़े बहुत हैं तो पढ़े लिखे हैं, तो उन सब के लिए नेचुरली या कोई भी थोड़ा बहुत भी इंटेलिजेंट है तो he comes in the category of ब्राह्मण actually. तो ये नॉर्मली इसका मतलब ये है कि सबके लिए एप्लीकेबल है। और जैसे हम लोग सेम गोत्र में शादी नहीं करते या कहते हैं कि जो क्रॉस ब्रीड चिल्ड्रन होते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वही आई थिंक वही आप एक तरह से उसी का बेसिस है ये भी एक नाड़ी दोष। और जो डिफरेंट व्यूज हैं अबाउट दिस नाड़ी दोष, कहते हैं कि अगर दोनों की आधी नाड़ी होती है तो बोथ ऑफ देम सफर विद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ऑलवेज फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है उन दोनों को। मध्य नाड़ी है तो बहुत एक सीरियस एडजस्टमेंट इशू होता है दोनों का, दे ऑलवेज टॉक ऑफ नीड फॉर द स्पेस, इट मींस दे आर कंप्लीट विदाउट वन अनदर, दे डोंट नीड यू एक्चुअली, तो मध्य नाड़ी हो जाती है। अंत नाड़ी है तो विम्सिकल एटीट्यूड होता है, ह्यूज वेस्टेज होता है, तो वो अगर दोनों की अंत नाड़ी होती है। और ये भी कहा कि अगर आधी नाड़ी है दोनों की तो मेल विल डोमिनेट, अगर मध्य नाड़ी है दोनों की तो फीमेल विल डोमिनेट, और अगर अंत नाड़ी है तो बोथ डोमिनेट, द बैटल कंटिन्यूज एक्चुअली। और ये कहा कि जो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संतान के लिए नाड़ी दोष बहुत खराब होता है, कि अगर नाड़ी दोष होता है तो ऐसे व्यक्तियों की या तो संतान होती नहीं है, कि संतान होती है तो संतान को सीरियस प्रॉब्लम होती है या संतान की डेथ हो जाती है। तो उसमें यही कहा कि अगर दोनों की आधी नाड़ी है तो फीमेल चाइल्ड को प्रॉब्लम होती है, अगर दोनों की अंत नाड़ी है तो मेल चाइल्ड को प्रॉब्लम होती है, और अगर दोनों की मध्य नाड़ी है तो दोनों मेल या फीमेल चाइल्ड दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। और जनरल ये देखा गया कि अगर नाड़ी दोष होता है तो 3 तरह की प्रॉब्लम नॉर्मली कहते हैं कि होती हैं। एक तो सेपरेशन या लॉस ऑफ पार्टनर, सेपरेशन हो जाएगा या पार्टनर की डेथ हो जाती है।
दूसरा है कि the both of them they suffer with the serious health problems. दोनों के दोनों को serious health problem होती है. And third is problem to the progeny, either denial or the health problems. कि संतान को भी प्रॉब्लम होती है. तो ये तीन तरह के चीजें बताई गई. एक separation divorce, second health problem to both, and third is the denial or the health problem to the progeny. संतान को जो है ये प्रॉब्लम होती है. बट आप देखेंगे कि बहुत से लोग नाड़ी दोष है, बट इसमें से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है हमको. उसमें से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ना तो संतान को प्रॉब्लम है, ना कोई सेपरेशन डाइवोर्स की बात है, ना ही कोई हेल्थ प्रॉब्लम की बात है. बट ये देखा गया है कि अगर नाड़ी दोष होता है तो these people, husband and wife, they have difference of opinion even on the trivial matters. बहुत छोटी छोटी बात पे कभी जो है उनका एक मत नहीं होगा. हमेशा छोटी छोटी बातों पे भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है. तो इसलिए एक लाइफ में प्रॉब्लम रहती है कि कोई भी एक दूसरे की बात को नहीं मानते जो है. तो उस बात के ऊपर एक डेफिनेटली झगड़ा होता रहता है, क्योंकि एक छोटी छोटी बात में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, कभी एक मत नहीं होते वो. तो ये नाड़ी दोष का इफेक्ट होता है जो कहा गया, बट एक्चुअल में ये देखा गया है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एक्चुअली. फिर और भी इम्पोर्टेंट है भकूट दोष. उसमें 7 पॉइंट का वेटेज दिया गया आउट ऑफ 36. और भकूट जैसे मैंने कहा कि इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द मून साइन ऑफ बोथ. दोनों की जो चंद्रमा की राशि है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, आपस में क्या रिलेशनशिप है. और हमारी 12 राशियां हैं, 12 साइंस ऑफ ज़ोडिएक हैं. और अगर हम देखेंगे तो आउट ऑफ दिस 12 साइंस we can have only 7 type of relationship, mutual relationship. Either it is 1:1, it means both have the same rashi. दोनों का, let's say both have the Leo sign, both have the Leo sign. So mutual relationship between the two is 1:1, right? If you count from each other, it is 1:1. Second type of relationship can be 7:7. One is having Aries as the moon sign, one is having Libra as the moon sign. या तो मेष राशि है, एक की तुला राशि है, Aries and Libra. So if you count from Aries to Libra, it will be 7. If you count from Libra to Aries, it will be 7. So we call this as a relationship, mutual relationship of 7:7 actually between the two signs. Third type of relations can be 2:12 position. It means one is having Cancer sign, one is having Leo sign. One is having Cancer sign, one is having Leo sign. So if you count from Cancer to Leo, it is 2. And if you count from Leo to Cancer, it is 12. So we call this as a 2:12 relationship. 2:12 relationship. Similarly, we have 3:11. One is having Aries, one is having Gemini sign actually. So if you count from Aries to Gemini, it is 3. And if you count from Gemini to Aries, it is 11. So this relationship is known as 3:11 relationship. Then 4:10. One is Taurus, one is Leo. So if you count from Taurus to Leo, it is 4. And from Leo to Taurus, it is 10 actually. So this relationship is known as 4:10 actually. The next type of relationship can be 5:9. One is Aries, one is Leo. So if you count from Aries to Leo, it is 5, and Leo to Aries, it is 9. So this relationship is known as 5:9 relationship. Similarly, we have 6:8 relationship. One is having Aries, one is having Virgo sign. So Aries to Virgo, it is 6, and Virgo to Aries, it is 8. So these 7 types of relationship is possible between the 12 signs actually. सर ये एक बार आप करके दिखा दीजिए. हाँ वही मैं बता रहा हूँ. ये है मैचिंग का सॉफ्टवेयर
ये लड़के का है, ये लड़की का है। अब देख पा रहे हैं? तो इसमें मून जो है कहाँ पर है? 7th house. 7th house में। What is the sign? 10th sign? Moon is in the 10th sign. Moon is in the Capricorn sign. ठीक है? और यहाँ पर मून कहाँ पर है? Here 8th sign में है। 8th sign में एक का मून जो है 10th sign में है और एक का मून जो है 8th sign में है। यही है यहाँ पर। Yep. तो आपने 8 से 10 काउंट किया तो कितना हुआ? 8, 9, 10, 3। 8 से 10 काउंट किया तो इट कम्स टू 3। और 10 से 8 काउंट करिए तो कितना आएगा? 10 से 8 काउंट करिए। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितना आया? 11 आया। 11 आया। So we call this relationship as 3:11. 3:11 relationship. एक का जो राशि है that is Capricorn, एक है स्कॉर्पियो। तो हमने जब स्कॉर्पियो से कैप्रिकॉर्न काउंट किया 3 हो गया, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, देन कैप्रिकॉर्न, सो 3rd हो गया। और ऐसे ही अगर हम कैप्रिकॉर्न से स्कॉर्पियो काउंट करेंगे, कैप्रिकॉर्न से स्कॉर्पियो काउंट करेंगे तो 11 आएगा। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम कहते हैं 3:11 रिलेशनशिप। यहाँ देखिए चेंज कर दिया हमने, तो मून यहाँ किस राशि में है? किस राशि में है? वर्गो में। वर्गो में। और यहाँ पर है स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो में। अब काउंट करिए वर्गो से स्कॉर्पियो कितना आएगा? 2, 3, 4। क्या किताब देखना? वर्गो से स्कॉर्पियो 3 है। 3:11 वही सेम आया। 3:11 3:11। और चेंज करिए। यहाँ देखिए अब मून किस राशि में है? 1 नंबर राशि में, एरीज में। एरीज में। और यहाँ क्या है? स्कॉर्पियो में। तो अब क्या रिलेशनशिप हुई? एक एरीज है, एक स्कॉर्पियो है। 1:8। नहीं 1:2 नहीं, एक दूसरे से काउंट करना है। 1 से 8 काउंट किया आपने, 8 आ गया। 8 से 1 काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 आया। 6 आया। 6। तो हम इस रिलेशनशिप को कहेंगे 6:8 रिलेशनशिप। तो आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप देखनी है कि दोनों एक दूसरे से कितना दूर हैं। तो दिस इज नोन एज म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द 2 moon signs. And because we have 12 rashis, so only the 7 types of mutual relationship is possible. That what we have discussed actually. ये 7 types of relationship is possible out of these 12 signs. ठीक है? डाल के अब रखिए। इसमें से कुछ रिलेशनशिप खराब है मैरिज के पर्पस के लिए और कुछ रिलेशनशिप अच्छी है। कुछ रिलेशनशिप खराब है और कुछ रिलेशनशिप अच्छी है। तो खराब कौन सी होनी चाहिए इसमें से? कौन सी खराब हो सकती है? which relationship can be bad and which can be good also? हम लोगों ने जब दशा भी पढ़ी थी उस दिन, तो उसमें कहा था कि मेन एंड सब पीरियड इफ दे आर हैविंग a relationship of 2-12, दो वर्ड्स में आते हाँ, if they are having a relationship of 6-8, that is supposed to be bad period actually. तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर दोनों की रिलेशनशिप 2-12 है
या 6-8 है तो उसको खराब माना गया। दोनों की रिलेशनशिप अगर इस कैटेगरी में आती है 2-12 में या 6-8 में है तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना गया। और 2-4 की इसमें- सर, हाँ जी, 2-4 की भी कल खराब है। 2-4 कहाँ है? ये जो मून साइन की रिलेशनशिप है वो Okay. ये 7 तरह की हो सकती है बस, इसके अलावा नहीं हो सकती कोई भी। तो अगर 2-12 है, 2-12 जैसे आप देखते हैं कि ये बेसिकली इट इंडिकेट फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इट इंडिकेट्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम, so it adversely affect the finances of the family. और 6-8 क्या है? It indicates basically the health and longevity of the couple, health and longevity. और आप देखेंगे कि ये जो आजकल जो मेन प्रॉब्लम है हस्बैंड एंड वाइफ का, जो they get involved in violence and even suicide and murder and all those things, they fall under this category 6:8. If their moon signs are related in 6-8 position, then there is all the possibility कि ये आपस में लड़ेंगे मरेंगे और कुछ नहीं होगा। तो कम से कम we have to be very very careful कि अगर दोनों के मून साइन का रिलेशनशिप 6:8 है तो there is a possibility of violence apart from the health problem. तो ये हमेशा जो वकूर दोष में 6:8 तो हमें अवॉइड करना ही चाहिए। बट इन दोनों के अलावा एक रिलेशनशिप और भी है जो खराब है, वो है 5:9 रिलेशनशिप। Why 5:9 is bad? These such a good houses. दोनों के अगर मून साइन में रिलेशनशिप 5:9 होती है तो उसको भी खराब माना गया। क्यों खराब माना गया? क्योंकि 9th से 5th is 8th house. 5th and 9th houses हैं, basically they indicate our religious and spiritual activities. Spiritual and religious activities. तो दोनों के दोनों बहुत धार्मिक होते हैं या बहुत आध्यात्मिक होते हैं और उनका जो मेन इंटरेस्ट वही होता है, जब बेसिकली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल एक्चुअली। और उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे हस्बैंड एंड वाइफ को एक बाबा के पास जाता है प्रवचन सुनने के लिए, एक दूसरे बाबा के पास जाता है प्रवचन सुनने के लिए, बिकॉज बोथ आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एक्चुअली। उस प्रोसेस में क्या होगा? उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन दोनों की, दे नेग्लेक्ट दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो परिवार के प्रति उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या अपने बच्चों के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते वो लोग। तो इसलिए कहा कि जो 5:9 का रिलेशनशिप है वो भी शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता है और खासतौर से हमारे भाग्य को भी प्रभावित करता है और संतान वगैरह को हम नेग्लेक्ट करते हैं। हमारी जो फैमिली ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं उनकी तरफ जो है। तो ये तीन जो रिलेशनशिप हैं, 2-12 है, 5:9 है, 6:8 है, ये मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब मानी गई और बाकी सब ठीक मानी गई। बाकी में आपको 7 पॉइंट्स मिल जाएंगे और अगर ये होगा तो आपको 0 पॉइंट मिलेगा। नाउ क्वेश्चन इज कि ठीक है 2-12 रिलेशनशिप है या 5:9 रिलेशनशिप है, your financial position doesn't depend only on this 2 position of moon. Okay. Financial position may depend on so many other factors, maybe different Raj Yogas in the horoscope. So financial position will not only depend on these 2 position of moon actually. And 5:9 may not be so bad in the present context. But दोनों में 0 पॉइंट मिलेगा आपको। But most important is the 6:8 position. उसको हम चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, बट बाकी 2-12 एंड 5-9 कोई ऐसा नहीं है कि बहुत उसकी प्रायोरिटी है, क्योंकि हमें बहुत सारे और भी फैक्टर देखने पड़ेंगे हॉरोस्कोप में कि उनका क्या इन्फ्लुएंस है।
और फाइनेंशियल पोजीशन तो नेचुरली बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, कौन से योग हैं हॉरोस्कोप में, बाकी हाउसेस की क्या पोजीशन है, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट जब हम मैचिंग करते हैं तो अगर 2-12 रिलेशनशिप हो, 5:9 रिलेशनशिप हो, 6:8 रिलेशनशिप हो, तीनों में ही 0 पॉइंट मिल जाता है, 7 में से 0 पॉइंट मिल जाता है। और इसमें ये भी कहा गया कि अगर मान लीजिए 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है भी, अगर 2-12 है, 5-9 है या 6-8 है, इसमें अगर दोनों के लॉर्ड आपस में फ्रेंड होते हैं, दोनों के लॉर्ड अगर आपस में फ्रेंड है, जैसे मान लीजिए कि एक का टॉरस है, एक का लिब्रा है, एक का राशि जो है टॉरस है, एक की लिब्रा है, तो दोनों के लॉर्ड, सॉरी टॉरस लिब्रा में तो एक ही हो गए, बट एक का टॉरस है और एक का स्कॉर्पियो है, मान लीजिए, क्या रिलेशनशिप हुई, टॉरस एंड स्कॉर्पियो? मंगल और शुक्र सर। नहीं, वो तो 7:7 हो गया एक्चुअली में। वन इज द टॉरस एंड वन इज द लिब्रा, तो वो 6-8 हो गई। तो हाँ, वो तो दोनों का लॉर्ड एक ही हो गया। बट ऐसे जो दो लॉर्ड हैं जिनकी की 6:8 रिलेशनशिप है और आपस में दोनों के लॉर्ड फ्रेंड हैं, अगर आप कोई ऐसा देखें तो 5 सर जुपिटर एंड मरकरी, व्हाट अबाउट जुपिटर एंड मरकरी? नहीं, दे शुड बी इन दैट पोजीशन आल्सो ना, जुपिटर एंड मरकरी। हाँ वो सब थी ना, एक में तो वो 3rd हाउस में उसमें है, स्पाइसी साइन में मून है, और लड़की के वो तो लॉर्ड एनिमी हो गए ना दोनों के। हम कह रहे हैं फ्रेंड हो, दोनों के लॉर्ड जो है वो फ्रेंड होने चाहिए, दोनों के लॉर्ड जो है वो फ्रेंड होने चाहिए। वो तो एनिमी हो गए, जो आपने बताया ना, वो तो एनिमी हो गए एक्चुअली। जुपिटर और मरकरी एनिमी है। हाँ, जुपिटर का एनिमी है मरकरी। मरकरी, जुपिटर के 2 ही एनिमी हैं, मरकरी और वीनस, दोनों रिलेशनशिप इनकी 7 की बन रही है तो चलेगा? 7 तो अलाउड है, वो तो उसमें तो कोई पॉइंट प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर प्रॉब्लम, वो लॉर्ड एनिमी है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा सर? हाँ, उससे तो 0 पॉइंट मिलेगा अगर लॉर्ड एनिमी है। मैंने कहा कि अगर दोनों के लॉर्ड अगर फ्रेंडली होते हैं, अगर जब हम ये रिलेशनशिप मान लीजिए 2-12 आया किसी का, 2-12, और उनके लॉर्ड एक दूसरे के फ्रेंड हैं, तो लेट्स से एक का टॉरस है, एक का जेमिनी है साइन, एक की राशि टॉरस है, एक की जेमिनी है, तो एक का लॉर्ड वीनस है, एक का लॉर्ड मरकरी, एक का लॉर्ड वीनस है, एक का लॉर्ड मरकरी है, तो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हो गए। तो उस केस में इवन दो द रिलेशनशिप इज 2:12, तो उसमें कहते हैं कि अगर दोनों के लॉर्ड अगर फ्रेंडली होते हैं तो 7 में से दे गेट 4 पॉइंट्स, अदरवाइज दे गेट 0 पॉइंट। तो अगर ये रिलेशनशिप इस टाइप की है, 2-12 है, 6-8 है, 5-9 है, बट अगर दोनों राशियों के लॉर्ड अगर फ्रेंड हैं तो हम कहते हैं कि वो उसमें उनको 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं आउट ऑफ 7 पॉइंट्स। अगर फ्रेंड नहीं है तो दे विल गेट 0 पॉइंट। Then next is basically gun. Gun, I told you that is basically the nature of the person, और इसको भी 6 पॉइंट का वेटेज दिया गया आउट ऑफ 36। गन वी नो 3 तरह के होते हैं, डिवाइन, ह्यूमन एंड डेमन, देव, मनुष्य और राक्षस। देव, मनुष्य और राक्षस। तो ये जो 9 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मृगशिरा, ये सारे जो हैं ये देव गण में आते हैं, ये नक्षत्र मनुष्य गण में आते हैं, और ये नक्षत्र जो है वो राक्षस गण में आते हैं, डेमन गण में आते हैं। तो 9 नक्षत्र हैं, तीनों कैटेगरी में आते हैं। सम आर नोन एज डिवाइन, सम आर ह्यूमन, सम आर डेमन। डिवाइन का मतलब क्या हुआ? देवगण हो गए। All good nature about that person, everything is good about that person। या हमको कहते हैं कि सात्विक प्रवृत्ति होती है ऐसे लोगों की। They can never do bad to anyone actually, everything is good about them actually। ह्यूमन है, ह्यूमन का क्या मतलब होता है? मनी मैटर्स, मटेरियलिस्टिक।
They are basically the combination of both good and bad. They have some good qualities, some have bad qualities. Some are bad, some are good qualities. So combination of good and bad qualities. उसको हम मनुष्य कहते हैं या राजसिक प्रवृत्ति कहते हैं, राजसिक. और डेमन मतलब राक्षसी, कि all bad about those people, very mean, very contempt, and they are all really bad nature people actually. और इनकी हम कहते हैं तामसिक प्रवृत्ति होती है, तामसिक प्रवृत्ति होती है. तो देव हो गए, मनुष्य हो गया, राक्षस. देव is all good about them, everything is good about them. मनुष्य is a combination of good and bad, and demon is a bad. Now we are talking of matching of horoscope. We are talking of marriage. So what do we need in the marriage? सर गुड और बैड दोनों ही चाहिए. नहीं सर, देव- देव का मनुष्य से हो सकता है पर राक्षस से नहीं हो मिलता है. देव, मनुष्य और राक्षस में हमें क्या चाहिए? सर मनुष्य का मनुष्य से, देव का मनुष्य से, और राक्षस का राक्षस से. राक्षस का तो मनुष्य या देव से होगा तो परेशानी करेगा. Yeah, एक तो मनुष्य और राक्षस का चल जाएगा. good. We want that both should have the same nature. हाँ जी. That is the best, क्योंकि नेचर तो सेम होती नहीं हस्बैंड एंड वाइफ की. अगर बाई चांस सेम नेचर हो जाए तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं. दोनों ही भले राक्षस हो लेकिन दोनों की नेचर एक सी है तो बहुत अच्छी बनेगी दोनों में. दोनों का मनुष्य है, दोनों की बहुत अच्छा रहेगा. दोनों का देव है, तभी भी बहुत अच्छा रहेगा. तो अगर गण दोनों का एक होता है तो दैट इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन. इट मे बी आइदर देव, इट मे बी मनुष्य, इट मे बी राक्षस आल्सो. तो राक्षस भी अगर है तो भी, अगर दोनों का है तो एक सी नेचर हो गई दोनों की मौज करेंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं बिल्कुल भी. जो तो अगर गण एक होते हैं तो दे गेट फुल पॉइंट, 6 पॉइंट्स एक्चुअली. फिर कहते हैं कि एक देव है, एक मनुष्य है, वो भी चल जाता है. दैट इज ऑल्सो फाइन. One is dev, one is divine, one is human actually. So that is also workable. उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब एक देव या मनुष्य है या एक राक्षस है, then it's a problem actually. तो उस केस में हम क्या चाहेंगे? और जैसे मैंने कहा कि जो पुराने सिस्टम के हिसाब से, मेल डोमिनेशन के हिसाब से, तो अगर लड़की कहीं राक्षस हो गई तो वो तो फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी. तो वी वांट दैट गर्ल शुड नॉट बी राक्षस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. अगर दोनों का नेचर एक नहीं है, दोनों के गण एक नहीं है, तो लड़की राक्षस नहीं होनी चाहिए. लड़का भले राक्षस है तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों? तो सर पहना तो लड़की को सर ये तो गलत है. नहीं, वही मैंने कहा ना कि पहले जो सोसाइटी थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, उसमें पर्पस ये था कि फीमेल का कोई से नहीं होना चाहिए. ऐसी कोई फीमेल ना हो जो कि कहे कि नहीं मैं अभी बोलूंगी कुछ जो है, तो उसको अवॉइड. अब राक्षसी कोई प्रवृत्ति की लड़की होगी फिर तो वो कुछ भी करेगी. तो दैट वाज नॉट टॉलरेबल एक्चुअली, डिपेंडिंग ऑन, बिकॉज़ सोसाइटी इस टाइप की थी. तो ये कहा गया कि अगर लड़का देव मनुष्य है तो लड़की राक्षस नहीं होनी चाहिए, और अगर लड़की देव मनुष्य है तो लड़का राक्षस हो सकता है. उस केस में शादी जो है एक्सेप्टेबल. तो नेचुरली जैसे मैंने कहा कि इनका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी अब पूरी तरह से चेंज हो गई है. अब देव मनुष्य राक्षस का इतना फर्क नहीं पड़ता. तो यही चीजें हैं कि दोनों का गण अगर एक है, दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन. एक का देव है, एक का मनुष्य है, वो भी ठीक है. बट अगर लड़का देव या मनुष्य है तो लड़की राक्षस नहीं होनी चाहिए. लड़का राक्षस है तो लड़की देव मनुष्य हो सकती है. तो विल कंटिन्यू विद दिस, बट मोस्ट ऑफ द पॉइंट यू विल फाइंड कि वो रेलेवेंट है ही नहीं. दे आर ऑल इररेलेवेंट एक्चुअली. अब आप बताइए, आप क्वेश्चन पूछिए जो भी पूछना चाहते हैं. सर ये स्लाइड्स आप शेयर करेंगे ग्रुप में? हाँ कर देंगे, बिल्कुल कर जी देंगे. जी. जैसे कुछ का होता है कि शादी देर से होगी, टाइम पे होगी या नहीं होगी, वो कैसे देखा जाता है? वो भी देखेंगे, उसके ऊपर प्लैनेट का क्या इफेक्ट है 7th हाउस के ऊपर. और शनि जो है बेसिकली इस प्लैनेट ऑफ डिले, शनि. तो जब भी शनि का इन्फ्लुएंस होता है 7th हाउस के ऊपर,
तो हम कहते हैं कि लाइक्लीहुड ऑफ डिले इन द मैरिज, उन लोगों की जो मैरिज थोड़ा लेट होती है। तो या 7th हाउस के ऊपर मैलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो भी हम कहेंगे कि शादी में देरी होने की संभावना है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ 7th हाउस, या जो भी आप दशा वगैरह रन कर रहे हैं, सब चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। मांगलिक होने पर भी असर होता है डिले मैरिज? हाँ, वी विल डिस्कस अबाउट मांगलिक, वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट मांगलिक एक्चुअली। और सर सब ये सब चीजें समझ करके तो आ रही हैं पढ़ने करके, आप पढ़ा रहे हैं तो समझ में तो आ रहा है सब चीजें, लेकिन सर इनका किया क्या जाए, पढ़ पढ़ करके तो समझ में आ गए तो और भी इनका कॉम्प्लिकेशन। इस्तेमाल करना है, आपको पढ़ना पढ़ के थोड़ी रखना है। नहीं तो सर कैसे करेंगे, इनकी रेमेडी कहाँ है, कुछ होता तो है नहीं सर किसी चीज से। नहीं होता, क्यों नहीं होता है, बिल्कुल। इससे तो सर कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ गए अभी तो समझने से केवल। अब नहीं ये कॉम्प्लिकेशन तो इसीलिए बढ़े ना कि जब हम मैचिंग की बात करते हैं तो 95% शादियां जो बड़े बड़े घरों में होती हैं वो सिर्फ गुण मिलान के बेसिस पर होती हैं, और कुछ देखते ही नहीं है वो। तो अब ऐसी चीजों पे करोगे जो कि इररिलेवेंट हैं, ऑब्सोलीट हैं, जिनका कोई यूज नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो सर जो चीजें हो चुकी हैं तो क्या उसको ये भी हो सकता है कि रेमेडी कर दी जाए फिर, क्योंकि जो अब हमने जितना आपने पढ़ाया है तो हम्म, ये है कि चलो ठीक है, अगर कोई है तो न्यूली मैरिड है अभी उसको इफेक्ट नहीं आए, लेकिन वो थोड़े बहुत दिन बाद तो आ ही जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल। चीज तो अगर रेमेडीज कर सकते हैं तो इट्स वंडरफुल एक्चुअली, बट प्रॉब्लम यही है कि लोग रेमेडीज भी नहीं करते। रेमेडीज का जो सिंसियरली या विद डेडिकेशन कितने लोग कर पाते हैं आपके पास? तो सर हम पढ़ेंगे उसको रेमेडी को भी। हाँ, जी। जो सिंसियरली करते हैं रेमेडीज विद डेडिकेशन तो उनको फायदा भी होता है, बट ऐसे नहीं कि बिना मन के आप करते रहो तो कोई फायदा नहीं सर उसका। प्रॉब्लम इज दैट कि अभी जैसे अब हमने पढ़ लिया और वो हमारी तो प्रॉब्लम है नहीं, किसी और की प्रॉब्लम है, तो मैं तो समझ रही हूँ चलो इस चीज को कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है और इसकी रेमेडी करेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो हम दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते ना, that's ये हाँ, प्रॉब्लम। दूसरे को जब भी अकल आती है, जब प्रॉब्लम आती है, पहले तो किसी को भी नहीं आती। हम लोग हमारा जब तक एक्सीडेंट नहीं होता तो हम समझते हैं हमारा थोड़ी होगा, कोई दूसरे का ही तो हो रहा है। जब अपना हो जाता है, जब पता लगता है कि हाँ तुम्हारा भी हो सकता है, जब भी थोड़ी सेंस आती है, पहले आती भी नहीं उससे पहले। हाँ तो वो इसीलिए वो रेमेडी नहीं फॉलो कर पाते सर। करते नहीं है। और मैं तो कहता हूँ आप जैन लोग हैं, कुछ ना करो, भक्तामर स्तोत्र का पाठ कर लो दिन में 1-2 बार, और फिर देखिए आपकी लाइफ कैसी चलती है। मैरिड लाइफ के लिए तो इट्स वंडरफुल सर। हर चीज के लिए, बिकॉज स्पेसिफिकली फॉर जुपिटर, बट सिंसियरली करो, और संस्कृत वाला पढ़ो, ना कि जो हिंदी वाला, उसका कोई फायदा नहीं है एक्चुअली। जी सर मैंने तो आज व्रत किया है, खाता हाँ है नहीं, आपकी? हमारे यहाँ वो एक बिना तारीख पानी। आता है, हाँ खाता है आपकी? हाँ, इनका स्वतः चल रहा है, हम लोग को ही व्रत है, शाम को एक बार खाना खाते हैं, एक बार। मैंने खाली पानी लिया है सर एक टाइम। अच्छा अच्छा, मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया, अब खाऊंगा। जी क्यों सर, अभी बहुत तक क्यों लेट नहीं हो गए, खाया? 4:30 बज गई है। हाँ जी, अभी सर तक क्यों नहीं 4:30 खाया? बज गए, पानी कब लेंगे आप? बस अभी लेंगे इसके बाद। और सर ये भी चीजें जो हम करते हैं ये भी तो रेमेडी का पार्ट है, ये चीजें ये हम अपने धर्म के नहीं नहीं हिसाब से नहीं, दिस वी आर नॉट डूइंग फॉर अ पर्टिकुलर प्लैनेट एक्चुअली। ये तो अपने धर्म के हिसाब से है। हाँ, ये तो एक कंडक्ट हो गया, या नॉर्मल, ठीक है, मतलब वो कर रहे हैं। हम्म रेमेडीज तो जब भी होगी ना, जब आप एक को मान के चल रहे हैं कि मुझे हाँ इसके लिए करनी है रेमेडी, एंड प्रॉपर रेमेडी एट द राइट टाइम, वो भी तो जरूरी है ना। वो तो जैसे शनि खराब है और शनि का हर बार व्रत करो हर सैटरडे, हम्म, तो रेमेडी कहलाती है। बिल्कुल। सर ठीक है किसका सर। भविष्य देखना है तो जन्म लग्न की पत्रिका और गोचर लग्न दोनों देखना पड़ता है, उसके हिसाब से होता है। तीनों, गोचर भी, दशा भी, और जन्म लग्न भी, तीनों देखने पड़ते हैं। तीनों देखना। सर अभी हमारा गोचर रह रहा है। हाँ, गोचर पढ़ेंगे।
चलिए, if there is no question then ठीक है, then we meet next Saturday. सर Thank you so ठीक much. है। Good थैंक यू night. बहुत ना सर आपके और एकता जी के उपवास की। नहीं एकादशी नहीं क्यों? जी। चलिए, thank you so much. Good night.